पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान के चारों ओर मिलिट्री ड्रिल के दौरान सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने को कहा था। और वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से अब एक बयान आया है कि हम अमेरिका से हर जंग के लिए तैयार हैं, चाहे वो व्यापार की जंग हो या फिर मैदान की जंग हो। और तो और चाइना ने कहा कि अमेरिका हम पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, हम पर धमकियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने फॉक्स के एक न्यूज कार्यक्रम में कहा कि हम भी जंग के लिए तैयार हैं, जो शांति चाहते हैं उनके लिए भी और जो जंग चाहते हैं उनके लिए भी हम जंग के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अमेरिका अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और डिफेंस को बहाल कर रहा है। और उन्होंने कहा हम एक खतरनाक दुनिया में रह रहे हैं जहां पर ऐसे शक्तिशाली और आगे बढ़ते देश हैं जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है और वो अमेरिका की जगह लेना चाहते हैं। अब जब चाइना से अमेरिका ने रिश्ते बिगाड़ लिए थे तब टेस्ला पर चाइना ने भारी भरकम टैक्स लगा दिया, तब उसकी सेल में भारी गिरावट सी आने लगी। इसके बाद इलोन मस्क ने इंडिया का रुख किया क्योंकि उसने सोचा चलो इंडिया चलते हैं, क्योंकि इंडिया मार्केट के लिहाज से चाइना से भी बड़ा बाजार है। तो यहाँ आकर पता चला कि भारत सरकार ने उस पर भारी भरकम कस्टम ड्यूटी लगा रखी है और भारत ने एक बहुत बड़ी शर्त भी उसके सामने रख दी थी। I am a fan of Modi, so I have to say that. What are future plans personally? What do you look at as far as investment in India is concerned? Yeah, well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily. और उसके बाद इलोन मस्क ने एक बहुत बड़ा दाव खेल दिया और उस दाव ने इलोन मस्क के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। नाउ अब दुनिया में एक ऐसा बड़ा विशाल युद्ध होगा जिसमें एक भी बंदूक या गोली की लड़ाई नहीं होगी, पर इसमें तबाही इतनी होगी कि दुनिया इससे संभल नहीं पाएगी। साल 2016 अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का समय एक आदमी मंच पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, चीन हमारा पैसा खा रहा है, मैं राष्ट्रपति बना तो चीन का खेल खत्म कर दूंगा, चीन का खेल खत्म कर दूंगा। उन्होंने बार बार इसी बात को दोहराई। So easy. I drop a 25% tax on China. And you know, I said to somebody that is really the messenger. The messenger. और वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि डोनाल्ड ट्रंप थे। उस व्यक्ति ने अपने चुनावी मुहिम को इसी चीज पर टिका रखा था कि चीन हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है और चीन हमको बर्बाद कर देगा, क्योंकि चीन अब दुनिया के कई देशों में पैसा लगाकर अपना दबदबा बना रहा था। उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। इसके जरिए वो कई देशों में रेलवे, सड़कें और बंदरगाहें बना रहा था। इससे क्या हो रहा था कि बाकी जो देश थे वो चीन पर निर्भर हो रहे थे और चीन का दुनिया में प्रभाव बढ़ रहा था। नाउ अमेरिका के लिए ये बहुत चिंता की बात थी और अब अमेरिका को डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर चीन उससे आगे निकल जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर अगले 20 या 30 सालों में चीन सुपर पावर बन जाएगा और हम फिर मुंह देखते रह जाएंगे, क्योंकि चीन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन ने 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक जैसी चीजों में तरक्की हासिल कर ली है। अब अमेरिका को टेंशन होने लगी कि अब चीन के पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा, और चीन है भी नहीं निर्भर। नाउ अब फिर से ट्रंप के पास में आते हैं। ट्रंप जो चाहते थे उनको 2016 में वो चीज मिल भी गई और ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन अब असली खेल यहाँ से शुरू होने वाला था, ट्रंप की खतरनाक साजिश का। क्योंकि यहाँ पर ट्रंप के दिमाग में एक प्लान तैयार हो चुका था। ट्रंप जानते थे कि अगर अमेरिका को फिर से दुनिया का बॉस बनाना है तो सबसे पहले चीन को कमजोर करना होगा, क्योंकि रशिया को वो पहले ही कमजोर कर चुका है। ट्रंप ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से एक रिपोर्ट मांगी, उनसे पूछा कि चीन के सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रही जो कंपनियां हैं उनका नाम मेरे सामने लेकर के आओ। उसके बाद CIA की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में खुलासा होता है कि जो हवाई कंपनी है वो $87 बिलियन अमेरिका से कमा रही है। दूसरे नंबर पर उनकी टिकटॉक थी जो कि $60 बिलियन अमेरिकी कमा रही थी, और अलीबाबा ई-कॉमर्स जो कि $100 मिलियन अमेरिकी कमा रही थी। ट्रंप ने तुरंत आदेश दे दिया कि सबसे पहले
है हवाई को बैन कर दो, और देखते ही देखते अमेरिका ने हवाई कंपनी को बैन कर दिया। अब इसके बाद क्या होना था बताओ मुझे जरा। अब यहाँ पर चीन की बारी थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पलटवार किया और चीन ने अमेरिका के सभी प्रोडक्ट पर 40% का टैक्स लगा दिया। यानी कि अब अमेरिका से आने वाला जो भी सामान था वो चीन में 40% महंगा बिकने लगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि एप्पल, टेस्ला और फोर्ड जैसी अमेरिकी कंपनियां तगड़े नुकसान में जाने लगी। ये व्यापार युद्ध और भी खतरनाक हो चुका था। लेकिन इसके बाद अब ट्रंप और गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा कि मैं चीन को घुटनों पर लाकर छोड़ूंगा, और ट्रंप ने चीन से आने वाले हर सामान पर 100% का टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया। कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं। चीन की सारी चीजें अमेरिका में डबल चीजों पर मिलने लगी, और ये ट्रंप की खतरनाक चाल थी। लेकिन रुको, यहाँ चीन ने अपना एक और मास्टर स्ट्रोक खोल दिया, और उसने भारत, रूस और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों के साथ मिलकर ब्रिक्स बैंक बना लिया। इसका मतलब क्या था? अब चीन को अमेरिका के डॉलर की जरूरत ही नहीं थी। चीन अब भारत और रूस के साथ मिलकर अपने पैसों में व्यापार करने लगा। मतलब उसने कहा कि छोड़ो इसको, अब हमको डॉलर चाहिए ही नहीं था। अब अगर हम आसान शब्दों में समझे तो ब्रिक्स में टोटल 5 सबसे बड़े ताकतवर देश हैं, जिसमें कि ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। और आगे चलकर इसमें और भी देशों को जोड़ा जा सकता है। और ब्रिक्स का जो सीधा सा मतलब था वो ये था कि अमेरिका और यूरोप की ताकत को किसी भी तरह से कम करना है, ताकि इनकी दादागिरी कम हो और खुद को मजबूत बनाना है। ब्रिक्स अपने आप खुद का पैसा और खुद का बैंक बना रहा है, ताकि डॉलर की निर्भरता खत्म हो जाए। और इसी बहाने वर्ल्ड बैंक की भी दादागिरी कम हो जाएगी अगर ब्रिक्स कामयाब हो गया और अमेरिका की जगह ले लेगा ब्रिक्स। अब सवाल उठता है कि क्या ब्रिक्स अमेरिका को हरा सकता है? तो मेरा जवाब है जी हाँ। अगर ब्रिक्स एक अलग करेंसी बना लेता है और पूरी दुनिया उसे मान्यता दे देती है, जैसे कि अमेरिका डॉलर को दी गई थी, तो डॉलर अपने आप ही कमजोर हो जाएगा और ब्रिक्स के देशों का दुनिया में राज होगा। और इसके साथ ही चाइना ने एक और बड़ा कांड अमेरिका के साथ में कर दिया था। और वो कांड क्या था? दरअसल चाइना ने सऊदी अरब से एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में चाइना ने सऊदी अरब से कहा कि देखो भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो हमारी मंदारिन चीनी भाषा है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इसको अपने देश की दूसरी भाषा बना लीजिए, अपने स्कूलों में इसकी पढ़ाई शुरू करवा दीजिए, जिससे कि हम लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो आसान हो जाए। और हैरानी की बात तो ये थी सर कि सऊदी अरब ने इस पर हामी भी भर दी। और दूसरे हैं सर हम, जिन्हें अपनी ही प्यारी भाषा हिंदी से प्यार नहीं है। हमारे देश के बहुत से राज्य आज भी हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते सर। और तो और हमारे हालात तो ये हैं कि हम आजादी के इतने साल के बाद भी अपनी प्यारी भाषा को सम्मान नहीं दिला पाए। अगर आप अपने ही देश में कहीं जॉब के लिए जाते हैं ना सर, तो इंटरव्यूअर का सबसे पहला सवाल यही होता है, आपको इंग्लिश आती है ना? अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वो आपसे कहेगा कि निकलो। और तो और सर बात तो यहाँ तक है कि देश की जो सबसे बड़ी परीक्षा है यूपीएससी, उसमें भी हिंदी के छात्रों के साथ में हमेशा से भेदभाव होता रहा आया है सर। तो इन हालातों में हम सोच भी कैसे सकते हैं कि हम चाइना को टक्कर दे देंगे? एक तरफ चाइना जो कह रहा है दूसरे देशों में जाकर के कि हमारी भाषा को एक्सेप्ट करो, दूसरी तरफ हम सीख रहे हैं दूसरे देशों के लिए अपनी भाषा को भूल रहे हैं और उन देशों के लिए उनकी भाषा को सीख रहे हैं। कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई ये कोई वो। अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे और उनको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो हमारे यहाँ के मूर्ख लोग जो थे वो लोग उस चीज पर एतराज जता रहे थे और हंस रहे थे। वो पीएम पर नहीं हंस रहे थे सर, बल्कि अपने देश पर हंस रहे थे। इतना बड़ा और महान देश भारत, जिसके पीएम दूसरे देश में अपनी ही भाषा नहीं बोल सकते, तो फिर सर खैर अब वापस आते हैं। अब सुनिए सर, इससे भारत को क्या बड़ा फायदा होने वाला है, तो इसको समझते हैं। भारत को जो व्यापार करने के लिए डॉलर की जरूरत होती थी, अब वो नहीं होगी। पहले ऐसा होता था कि हम अपना जो सोना है या कोई और चीज है अमेरिका को देते थे, उसके बदले में अमेरिका हमको डॉलर देता था, फिर हम उस डॉलर से तेल खरीदते थे या कुछ और जो सामान हमको अपने देश में आयात कराना होता था वो खरीदते थे। और अब इससे एक फायदा यह भी है कि भारत को एनबीडी बैंक से सस्ता लोन भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत, चीन, रूस जैसे ताकतवर देश मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना रहे हैं और भारत की दुनिया में ताकत और आवाज इससे बढ़ रही है। अब इधर जैसे ही ब्रिक्स की शुरुआत होने लगी, तभी से अमेरिका का डॉलर जो था वो कमजोर होने लगा। ये ट्रम्प के लिए सबसे बड़ा झटका था। अब ट्रम्प को अपना आखिरी दांव खेलना था और उसने वो खेल दिया। उसने कहा कि अगर चाइना
हमारी बात नहीं मानेगा तो हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे। ताइवान यानी कि वो इलाका जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। और ट्रंप का मकसद था चीन को भड़काना और हुआ भी वैसा ही। चीन और अमेरिका के बीच में बहुत सी लड़ाई बढ़ चुकी है। अब इस व्यापार युद्ध का नतीजा ये निकला कि अमेरिका की कंपनियों को भारी नुकसान होने लगा। चीन ने अमेरिका के डॉलर पर निर्भरता बिल्कुल खत्म कर दी। भारत, रूस और चीन एक साथ मिलकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि अमेरिका इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। अब चलते हैं इलोन मस्क और भारत की तरफ। आखिर क्यों? जो भारत पहले टेस्ला पर 110% का टैरिफ लगा रहा था और भारत की डिमांड टेस्ला से ये भी थी कि भाई टैरिफ हम आपका तभी कम करेंगे जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा भारत में आने वाली टेस्ला कारों को अमेरिका, चीन, जर्मन की किसी फैक्ट्री में से भारत में लाया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा और आयात शुल्क में कटौती भी कर दी गई है, जिसका फायदा भी टेस्ला को होगा। तो चलो इसके पीछे की थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स भी समझ लेते हैं। एक बात समझ लीजिए सर, इस दुनिया में नेता भले ही राजा होते हैं पर उनकी डोर हमेशा बिजनेसमैन के हाथ में होती है। याद रखना इस बात को। साल था 2021। इलोन मस्क ने भारत सरकार से बात करने की कोशिश की और उन्होंने भारत सरकार से कहा कि हम अपनी कार टेस्ला को आपके भारत में लाना चाहते हैं। भारत ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेके आइए। इलोन मस्क ने कहा कि सर यहाँ एक समस्या है कि अगर हम भारत में अपनी गाड़ियां बेचते हैं तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी क्योंकि आप बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं, तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आप टैक्स में थोड़ी सी कमी कर दें तो हमारे लिए अच्छा होगा। तब भारत सरकार ने मस्क को जवाब दिया था कि हम टैक्स कम नहीं कर सकते। अगर हम आपके लिए टैक्स कम करेंगे तो दुनिया की और जो कंपनियां हैं जो भारत में आना चाहती हैं विदेश की, वो भी हमसे यही डिमांड करेंगी। लेकिन एक रास्ता है, अगर आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे और हम टैक्स भी कम कर देंगे। इसके बाद इलोन मस्क इस बात से निराश हो गए। उनका कहना था कि सर पहले वो भारत में गाड़ियां बेचकर देखना चाहते हैं कि लोग उनकी कार को पसंद करते हैं या फिर नहीं करते हैं। फिर अगर उनको कुछ सही लगा तो वही ठीक है, भारत में फैक्ट्री भी खोल लेंगे। लेकिन भारत सरकार इस बात पर अड़ चुकी थी। उनका कहना था कि अगर आप भारत में बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ निवेश करना होगा, वरना हमारी लोकल कंपनियों को नुकसान होगा। अब भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार इलोन मस्क के हाथ में नहीं आ पा रहा था। जैसे एक उदाहरण के लिए समझते हैं कि 40 लाख रुपए से ज्यादा की कार पर लगभग 110% का टैक्स लगा दिया जाएगा। यानी कि अगर टेस्ला अमेरिका में 30 लाख रुपए की बिकती है तो वो सीधे भारत में आएगी तो वो 60 से 70 लाख रुपए की बिकेगी। इलोन मस्क ने फिर से भारत सरकार से कहा कि मान जाओ भाई, अगर आप टैक्स कम नहीं करेंगे तो फिर हम भारत में अपनी गाड़ियां बेच ही नहीं पाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने साफ कह दिया कि बेटा अगर आपको टैक्स से बचना है तो भारत में फैक्ट्री लगाइए। इसके बाद खेल शुरू हुआ इलोन मस्क का। इलोन मस्क ने एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया और वो दांव चला किस पर था? जिसका नाम था ट्रंप। ट्रंप पर उन्होंने एक बड़ा खतरनाक दांव खेल दिया। इलोन मस्क ने अपना पूरा जोर ट्रंप को जिताने में लगवा दिया था ताकि अमेरिका खुद भारत सरकार से बात करे। अब मजे की बात तो सुनिए सर, जैसे ही ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं वैसे ही भारत में भी एक नियम आ जाता है, ईवी नियम। टेस्ला भारत में अपने पैर जमाने के लिए मुंबई और दिल्ली में अपने शोरूम खोल रही है। सर आप सोचिए सर, जिस टेस्ला को भारत में 110% का टैक्स लगाया था, अब उस पर सिर्फ 15% टैक्स रह गया। अब पहले $40,000 यानी कि 35 लाख रुपए की जो कार थी उस पर 110% की कस्टम ड्यूटी लगती थी, जिसे घटकर अब 70% कर दिया गया है। और यदि सरकार के साथ MOU होता है तो $35,000 करीब 30 लाख रुपए से अधिक की जो कारें हैं उन पर भी 15% ड्यूटी लगेगी। मतलब 110 से सीधे 15% पे आ गए हैं। लेकिन रुको सर, यहाँ भारत सरकार ने भी एक नियम बनाया है जो कि भारत के लिए बेहतर साबित हो सकता है। सर भारत सरकार ने कहा है कि हम तुम्हारे टैरिफ तो कम कर रहे हैं पर तुमको अगले 3 सालों में भारत में फैक्ट्री लगानी होगी। पर इसमें भी एक दिक्कत है सर, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते कि भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगे, क्योंकि ऐसा होने से अमेरिका में रोजगार की कमी आएगी और भारत में रोजगार की बढ़त होगी। इसे ऐसे समझिए सर, जब अमेरिका की फैक्ट्री भारत में आएगी तो जो लेबर होगी वो भी भारत की होगी, जो इंजीनियर होंगे वो भी ज्यादातर भारत के होंगे, जितना भी काम होगा प्रोडक्शन का वो सारा का सारा भारत से ही तो होगा। और जब भारत में कार बनेगी तो फिर लोग विदेशों से कार क्यों मंगाएंगे? तो इसीलिए ट्रंप बिल बुला रहे हैं कि भैया जब हमारे यहाँ के फैक्ट्रियां यहाँ लग जाएंगी तो फिर हमको तो बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी ना। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब पहले
पहले इलोन मस्क ने भारत से कहा था कि हमारे टैरिफ आप कम करिए ताकि हम अपनी कार भारत में लॉन्च कर सके। तब हमारी सरकार ने कहा था कि आप फैक्ट्री भारत में लगाओ। तब इलोन मस्क ने कहा था कि कुछ दिन हम देख लें, उसके बाद अगर मार्केट अच्छा रहा तो हम फैक्ट्री लगा लेंगे, पर सरकार नहीं मानी थी और सरकार ने कहा था कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इससे हमारे देश की कंपनियों को नुकसान हो सकता है। पर अब भारत सरकार ने वही टैरिफ 15% कर दिए। 3 साल का समय भी दे दिया कि ठीक है 3 साल के बीच में कभी भी लगा लो, अगर उसका बिजनेस अच्छा रहा तो वो लगाएगा, वरना 3 साल के पहले ही वो निकल जाएगा। आखिर सर किसका दबाव है सर हमारे ऊपर? ये बात आप मुझे वीडियो में बताएंगे क्योंकि आपने वीडियो पूरी देख रखी है यहाँ तक आए हैं तो, और कमेंट में आप ये बात बता सकते हैं। वेल दोस्तों, यहाँ तक आए हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जय हिंद।